बजट 2026 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं, क्या बड़े मेजर्स लिए गए हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल सर और साथ ही हमारे साथ हैं सीबीआईसी चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी सर। सर, वेलकम ऑन जी बिजनेस। सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, एसटीटी में एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिला है सर। 2 साल पहले भी सर एसटीटी में थोड़ा सा ट्वीक किया गया था और एफएनओ पे, और आज भी सर ट्वीक किया गया है। सर, क्या लगता है आपको ये एसटीटी बढ़ाने से जो डेरिवेटिव में जो आप रिस्क बेस्ड जो ट्रेडिंग हो रही है, आउट ऑफ द रिस्क जा रहा है, उस पर लगाम लग पाएगी? देखिए, इस जो बदलाव आज लाया गया है बजट में, जो प्रस्ताव है, इसको हमको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि सिंस लास्ट ईयर एसटीटी के एफएनओ सेगमेंट में जो वॉल्यूम्स में ग्रोथ है वो रादर एबनॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, और बाय एंड लार्ज दिस इज स्पेकुलेटिव ऑल्सो। सो जिसमें कि जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, जो हमारा आम वर्ग है, वो भी इसमें जो पार्टिसिपेट करता है, लॉसेस होते हैं जो कि रेगुलरली रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें एक प्रयास है कि थोड़ा सा टैक्स रेट को हाई करके उनको ऐसे सेगमेंट्स को डिस्करेज करें, बिकॉज वल्नरेबल जो हैं उनको डिस्करेज करना शायद बेटर है। सो विद दैट इंटेंशन इन माइंड ये चेंज लाया गया है। सर, लेकिन उम्मीद ये थी कि एसटीटी हट जाएगा, कैपिटल गेन के साथ एलटीसीजी के साथ कुछ मर्ज हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं सर एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि एफएम मैम ने अपनी स्पीच में बार बार ईज ऑफ डूइंग की बात करी है, डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करी है। तो मेजर टेक अवेज जो हैं इनकम टैक्स के लिए या ये कहें डायरेक्ट टैक्स के लिए, और क्या अप्रोच रख के इस बार का बजट तैयार किया गया? इसको हम इस इशू पे, अगर आप रिकॉल करें, लास्ट 2 ईयर्स से गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में, डायरेक्ट टैक्स में बहुत मूल बदलाव लाए गए हैं। पिछले साल हमने उसकी लैंग्वेज को चेंज किया, और जो सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट है वो 1/4/26 से लागू होगा। तो फर्स्ट स्टेप था कि जो भाषा है उसको सरल किया जाए, जिससे कि हमारा टैक्स पेयर इस एक्ट को आसानी से पढ़ पाए और समझ पाए। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड इज़ जो अभी किया गया, जिसमें कि हमने कहीं स्ट्रक्चर और जो उसके जो इसेंशियल कंपोनेंट्स थे उसको हमने फिर से रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद देखा कि कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग और ओवरऑल इकॉनमी के कंटेक्स्ट में पॉजिटिव डायरेक्ट टैक्स का सिग्नल जाए, क्लैरिटी और सर्टेनिटी के कंटेक्स्ट में डिफरेंट इसमें मुद्दों पे हमने इसमें चेंजेस लाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीक्रिमिनलाइजेशन, तो उसमें काफ़ी प्रोविजंस में हमने उसको डीक्रिमिनलाइज किया है, जहाँ पर पनिशमेंट्स हैं भी उसको रैशनलाइज किया है, जन विश्वास के कंटेक्स्ट में उसको अलाइन किया गया है। दूसरी कि लिटिगेशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को कम किया गया है, जहाँ पर असेसमेंट्स और पेनल्टीज़ को हम साथ में अब लेके चलेंगे, रादर दैन कि पहले असेसमेंट होता था सीक्वेंशियल के, उसके बाद पेनल्टी होती थी, तो एक बार अगर कोई मुद्दा उठा तो वो सालों साल लग जाता था। अब इसको अगर हम एक साथ उसको क्लब करके चल रहे हैं तो वो एक साथ मुद्दा जो है उसको रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज़ है जहाँ पर हमने सर्टेनिटी दिया और इनकरेज किया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को, वैल्यू चेन्स को, कि वो इंडिया में बिज़नेस करें, ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो इनके कंटेक्स्ट में हमने सर्टेनिटी दिया है। जैसे डेटा सेंटर्स में हमने 2047 तक का जो भी हमने फ्रेम बनाया, मैं उस पे आऊँगा। वो हमने 2047 तक उसको एलाबरेट किया। एक सर्टेनिटी है, जो भी इन्वेस्टर आएगा वो उसी हिसाब से लेकर आएगा। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंटेक्स्ट में किया। फिर हम कंसेप्ट लेकर आए हैं अपडेटेड रिटर्न्स का। जैसे हमने पिछली बार देखा, अभी दिसंबर में देखा, हमने अपडेटेड रिटर्न्स की मुहिम चलाई और लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको अडॉप्ट किया।
तो अब अपडेटेड रिटर्न्स एट डिफरेंट लेवल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स उसको हमने फैसिलिटेट किया। तो इस तरह से हमने अलग अलग एरियाज़ में कंसोलिडेशन एक तरह से किया है, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड जब हम 1426 से नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आए हैं तो भाषा भी सरल हो, उसके प्रोसेसेस भी सरल हों, एंड पीपल फाइंड इट ईजी टू कंप्लाई। विवेक सर, आपके लिए बड़ा बिजी ईयर रहा है सर। पहले जीएसटी रैशनलाइजेशन और अब कस्टम में इतने बड़े बदलाव बजट में अनाउंस हो गए। सर, क्या मेजर बदलाव आपने कस्टम एक्ट में किए हैं, कितनी सहूलियत होगी और क्या बड़े टेक अवेज हैं आज के बजट की स्पीच से? जी, तो जैसे माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में हम सब ने सुना था, इस बार फोकस हालांकि रेट्स के रैशनलाइजेशन पर भी है, कस्टम्स रेट्स पर भी है, पर ज़्यादा बड़ा फोकस कस्टम्स में प्रोसीजर्स, पॉलिसी, किस तरीके से हम अपने ट्रेड को, एमएसएमई सेक्टर को, छोटे उद्यमियों को और जो हमारे ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं, हम उनको क्या और सहूलियतें जो अभी दे रहे हैं उससे और अधिक क्या दे सकते हैं। तो बहुत सारे इस बार के बजट में हमने कदम उठाए हैं, सरकार ने कदम उठाए हैं। विशेष तौर पर आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूँगा, एक हमारी ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर स्कीम होती है, जो हमारे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, जो कस्टम्स में जब कोई माल लाते हैं तो उनके माल को रोका नहीं जाता है, उनका माल को खोला नहीं जाता है। उनको एक ड्यूटी डिफर का प्रोविज़न भी है कि आप हर 16 तारीख को और 1 तारीख को ड्यूटी दे दीजिए, हर ट्रांजैक्शन पे ना दीजिए। हमने एक तो उस स्कीम का विस्तार किया है। अब हमने कहा है कि आप महीने में एक ही बार ड्यूटी देंगे, 1 तारीख को हर बार आप ड्यूटी देंगे। अब ये कुछ कैटेगरी है जिसमें कुछ ही लोग हैं, कुछ चंद हज़ार एंटिटीज़ हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम इस नेट में जो हमारे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं कस्टम्स के, इसको हम बढ़ाएं। तो इस दिशा में हमने एक और कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टर्स को का ऐलान किया है। उसकी व्यवस्था अभी जल्दी ही हम ले आएंगे, उसकी एप्लीकेशन अनाउंस होंगी। वो है मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर। अगर आप ऐसा आपका ढांचा है कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं और आप आयात करते हैं, तो हम आपको लगभग वही ट्रीटमेंट देंगे जो आज एईओ को दे रहे हैं। अब इसके दूसरे पहलू और भी हैं। एक तो ड्यूटी डिफरल का पहलू हो गया कि आप 30वें दिन आप सारा अपना सामान क्लियर करिए, 1 तारीख को ड्यूटी दे दीजिए, तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है उसमें सहूलियत हो जाती है, बार बार ब्लॉक नहीं होता। उसके अलावा प्रोसेस जो होती है, अभी आपका माल आया, आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया, उसका पहले आप माल का रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब माल जहाज़ से नीचे उतरेगा। उसके बाद कस्टम की प्रोसेस होगी, आपका माल खोला जाए, उसमें सैम्पलिंग हो, कोई दूसरा पीजीए, कोई और पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसी आ जाए, फिर आपके जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उनकी चेकिंग हो। तो हमने इन सारी व्यवस्थाओं का एक फास्ट ट्रैक बनाया है एईओज़ के लिए और इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि आपका एक ऑटो रजिस्ट्रेशन होगा। आपका माल आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं नहीं जाना है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर कोई भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सीधे ड्यूटी पे करके बिना किसी और व्यवधान के ये ऑटो आउट ऑफ चार्ज हो जाएगा आपका। तो ये हो गई इंपोर्ट पे। तो मेरे जहाज़ से मेरी फैक्ट्री तक माल एकदम सीमलेस मूवमेंट में चला जाएगा, और ड्यूटी डिफरल में है तो 1 महीने के बाद मैं ड्यूटी दे दूँगा। इससे मेरा वर्किंग कैपिटल की समस्या सॉल्व होती है, पोर्ट पे कंजेशन कम होता है, फास्टर टर्न अराउंड टाइम होता है, मेरा ड्वेल टाइम कार्गो का कम होता है, और साथ ही साथ मुझे एक अश्योरेंस है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आज अगर मेरा माल आया, आज यहाँ पर बम्बई पोर्ट में लैंड किया और मेरी फैक्ट्री अगर भुसावल में है, तो मुझे मालूम है प्लान करके कि मैं कितने देर में अपना कच्चा सामान अपने मैन्युफैक्चरिंग में लगा लूँगा। अब एक ये हुआ। इसका उल्टा पहलू है हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे एमएसएमईज़। उनके लिए हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा करी है, और एक हम पायलट चला रहे हैं जिसमें आपकी फैक्ट्री से अगर माल सील होता है इलेक्ट्रॉनिकली, और वो सील कहीं रास्ते में टेम्पर नहीं होती है, तो जैसे ही आपका पोथ पे सामान आएगा एक्सपोर्ट का, उसका ऑटोमेटिकली लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हो जाएगा बिना किसी इंटरवेंशन के। तो इससे हमारे निर्यातकों आयातकों दोनों को ही फ़ायदा है। छोटे और एमएसएमई सेक्टर खासकर, जैसे आपके मुरादाबाद में फैक्ट्री, आप ब्रास के कोई सामान भेजना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। दूसरा एक बहुत बड़ा कदम जो हमने इस बार उठाया है वो कुरियर रेगुलेशंस जो थे। कुरियर से अगर आप कोई सामान भेजना चाहते हैं तो उसमें एक वैल्यू कैप थी। आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान कुरियर से नहीं भेज सकते थे, फिर आपको या तो समुद्र के रास्ते भेजना है या एयर कार्गो के रास्ते भेजना है। अब कुरियर में एक आपको स्पीड होती है, आप बहुत तेज़ी से सामान भेज सकते हैं,
और कई ऐसी वस्तुएं होती हैं, अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, bespoke फर्नीचर बनाता हूँ, हाई एंड के कुछ गुड्स बनाता हूँ, तो मेरे शायद माल की कीमत 10 लाख से ज़्यादा होगी, लेकिन मेरे को ये बंधन था कि मैं 10 लाख से अगर ऊपर की वैल्यू है तो कुरियर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो 10 लाख की जो सीमा है उसको समाप्त करेंगे। उसके अलावा कुरियर इंडस्ट्री में इससे हमारे छोटे निर्यातकों को, डिज़ाइनर्स को खासकर विशेष फ़ायदा होगा। एक बिज़नेस प्रैक्टिस और भी है कि मान लीजिए आपने विदेश में माल भेजा, माल की कीमत थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आप वहाँ पे कंसाइनमेंट तोड़-तोड़ के भेजते हो। अब यहाँ पर दिक्कत थी कि 10 लाख से मेरी लिमिट है तो मैं इकट्ठा ज़्यादा सामान नहीं भेज सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत होएगी। इसके अलावा कुरियर की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कष्ट जो था वो था रिटर्न और रिजेक्ट का। आपने माल विदेश में भेजा, वापस आ किसी गया तो कारण फिर से वो क्या? वापस आ गया। अब आप क्या करोगे उसमें? आपको ऐसी सुविधा है ही नहीं कि आप उसको रिटर्न कर सको बिफोर कस्टम क्लियरेंस, और करोगे तो उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होनी पड़ती थी कि जब आप माल को दोबारा भेजो तो आपको ये सिद्ध करना पड़ता था कि ये वही माल है जो मैंने पहले भेजा था, वरना उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की क्लियरेंस नहीं मिलती थी, उसको हम री इम्पोर्ट नहीं कहते थे। तो इन तमाम दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने एक व्यवस्था की है जिसमें रिटर्न्स और रिजेक्ट्स को अब हम जो डेटा उन्होंने कमिट किया था एक्सपोर्ट के टाइम पे उससे हम मैच करके डिजिटली उसको क्लियर करेंगे। तो इससे बहुत बड़ी एक सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल सर, काफ़ी ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे ईज़ ऑफ डूइंग हो, लेकिन सर एक कदम और उठाया जो काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन में था, वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनियां हैं वो डोमेस्टिकली बेच पाएंगी। सर मैम ने अपनी स्पीच में ये तो बताया, लेकिन किस कंसेशन रेट पे होगा? कुछ मेडिसिन्स की बात की गई है, एक बड़ी डिमांड थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से, जो सरकारी स्कीम्स में जो फार्मा सेस से जो दवाइयाँ बनती हैं उनको वहाँ पे कंसेशन रेट पे भेजा जाए। तो क्या एक तो कंसेशन रेट क्या है, और क्या फार्मा कंपनीज के लिए भी इसमें राहत है, या जो 10% कस्टम ड्यूटी वो देते हैं उनसे राहत मिल जाएगी उनको? देखिए, अभी इस स्कीम की मॉडलिटीज़ वर्कआउट हो रही हैं, तो अभी इस स्थिति जो है उसमें अभी इस पे कुछ अधिक कमेंट नहीं हो पाएगा। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारा कंसल्टेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सीबीआईसी का होगा, तब इस स्कीम को कार्यान्वित करेंगे। रवि सर, आपने भी एक बड़ा लॉन्ग ड्रॉन एक रिस्क था, एक ग्रीवेंसीज थी बायबैक को लेकर। बायबैक में इसको क्या माने कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए अच्छा हो गया कि अब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ट्रीट किया जाएगा, या प्रमोटर के लिए खराब हो गया कम कि उनको अब 22.5% या कंपनी के लिए 30% उनको देना पड़ेगा? इसको एक्चुअली हम इस तरह से देखें कि हमने कंसेप्चुअली जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन था, जो हम डिविडेंड की तरफ ले गए थे, बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर था। बायबैक तो एक तरह से ट्रांसफ़र है, मेरा शेयर है, आप कंपनी है, मैंने आपको वापस कर दिया, तो शेयर मैंने अपना एसेट मैंने वापस कर दिया, और कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी थी। तो कंसेप्चुअली जो ट्रांजैक्शन का नेचर था वो कैपिटल गेंस को ही अट्रैक्ट करना चाहिए था, बट उसमें आर्टिफिशियल हमने एक बाय फिक्शन ऑफ लॉ डिविडेंड और साथ में कैपिटल लॉस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसको हमने करेक्ट कर दिया है। नाउ अभी भी डिविडेंड जो था वो रेट एप्लीकेबल पे ही टैक्स होता था, 30%, जिसके जो 30% स्लैब में उस पर होता था, तो उसको हम वहाँ पर ले गए हैं। दैट इज़ इन द केस ऑफ प्रमोटर। बट अगर कोई नॉर्मल कोई टैक्स पेयर है हु इज़ नॉट अ प्रमोटर, उसको तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा कैपिटल गेंस, तो उसका फ़ायदा है इसमें। दूसरा कि जो प्रमोटर है वो इन एनी केस डिविडेंड के कंटेक्स्ट में वो तो ज़्यादा दे ही रहा था, 30% दे रहा था, तो अगर इंडिविजुअल है तो ही कंटिन्यूज टू पे 30%, और अगर वो कंपनी है तो वो भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 22% के कंटेक्स्ट में है। तो एज सच किसी का उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन हमने रैशनलाइज कर दिया है। और ये टैक्स पेयर्स की काफ़ी एक डिमांड भी थी कि आर्टिफिशियल जो हम कैपिटल लॉस को उसको कहते थे कि या कैपिटल लॉस है जिसको कि आप आगे ले जाइए, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। सर आपने भी एक चीज़ करी है, कस्टम, आपने एमनेस्टी का नाम नहीं दिया जो कस्टम एक्ट के लिए या जो कस्टम में वायलेशंस हुई हैं, लेकिन आपने कहा पेनल्टी दीजिए और आप प्रोसिक्यूशन से बच जाइए। तो एमनेस्टी का नाम इसलिए नहीं दिया, यदि वो सिर्फ पेनल्टी देके एडमिट नहीं करना चाहेंगे, एडमिट करेंगे तो हो सकता है बाकी एजेंसीज के केसेस बन जाए। देखिए, जो अनाउंसमेंट बजट में हुआ है वो ये है कि जो लिटिगेंट है उसको कस्टम एक्ट की धारा में अगर ऐसा डिटर्मिनेशन होता है कि कुछ ने सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या विलफुल मिसस्टेटमेंट किया है, तो उसको नोटिस के बाद एक ऑप्शन है कि वो अपना ड्यूटी और फ़ाइन, उसके अलावा पेनल्टी पे करे।
पेनल्टी में एक विचार सरकार का ये था कि कई बार पेनल्टी को एक नेगेटिव कोनोटेशन की तरह देखा जाता है। जब आपको डायरेक्टर को पेनल्टी लगती है, पर्सनल पेनल्टी है, तो पर्सनल पेनल्टी का कोनोटेशन ये है कि जब आप कहीं डिस्क्लोजर के लिए जाते हैं, कहीं अगर आपका आईपीओ फ्लोट हो रहा है, तो बहुत सारे कागज़ों में वो पेनल्टी एक आँखों को चुभने वाला शब्द होता है। तो पेनल्टी की जो परिभाषा है उसका हमने अभी फ़िलहाल परिवर्तन किया है, जिससे कि वो पेनल्टी न मान के इट इज़ मोर ऑफ अ चार्ज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटी दैट वाज नॉट। इसमें मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगा, तो क्या क्या स्मगलिंग के केसेस, वाइल्ड लाइफ, एनडीपीएस सब केसेस के अंदर ये लागू हो जाएगा? देखिए, जो हमारे सेक्शन 28(6) है, जो 28(5) है जो हमारा कस्टम्स एक्ट का, वो बेसिकली 3 स्थितियों का डिस्क्रिप्शन देता है। उसमें हर तरह के केस आते हैं, जहाँ पर सप्रेशन हो, विलफुल स्टेटमेंट हो और कंसीलमेंट या फ्रॉड हो। ओके सर, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दोनों को एक बड़ा ग्रोथ का, या ये कहें कि जो टैक्स कलेक्शन की एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों की बढ़ा दी गई है, तो आपको लग रहा है कि ये दोनों आप इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ग्रोथ प्लान दिया गया है वो अचीवेबल है? बिल्कुल अचीवेबल है। और आप इसमें ऐसे देखें कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें और जो हमको बजट टारगेट दिया हुआ है, उसमें टैक्स बॉयंसी को अगर हम देखें, इस साल का अगर हम लेके चलें तो 1.09 है, नेक्स्ट ईयर 1.17 के करीब है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स कि जैसे अगर हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा तो हम जैसे इकॉनमी जो जीडीपी बढ़ेगा तो उससे तो फैक्टर बढ़ता ही है, बट हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर बेटर होगा, लोगों की कंप्लायंस बेटर होगी, तो ग्रोथ भी आएगी। सर देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर हम कस्टम्स और एक्साइज को देखें, हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड है, कस्टम्स हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड है। हम जितनी रियायतें और सहूलियतें अपने ट्रेड को दे रहे हैं, खासकर ड्यूटी रेट्स को अगर हम कम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इनपुट्स पे जहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी मजबूत है, तो ये परिवर्तित होता है इंक्रीज़ इन इंपोर्ट्स में। और जब आपके वॉल्यूम टर्म्स में इकॉनमी बढ़ती है तो उसका परिवर्तन और उसका जो असर है वो सीधे टैक्स कलेक्शन पे आता है। सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो एक्साइज नहीं बढ़ा देंगे? 22.5% के आसपास आपने ग्रोथ दिखाई है सर। ऐसा कोई प्रस्ताव आपने सुना भी नहीं होगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस सर। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।